गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 12वां अध्याय, जिसका नाम है हमारे गौरव। और प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 5 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने हमारे देश और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जो हमारे गौरवान्वित व्यक्ति थे, जैसे चाहे जगदीश चंद्र बसु हो, बिरसा मुंडा हो या भगिनी निवेदिता हो, इन सब के बारे में विस्तार से समझ बना ली। इनकी जीवनी का अध्ययन हमने किया, इनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है, इनके प्रयोगों के बारे में जाना और मानव कल्याण के लिए इनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनकी भी हमने विस्तार से समझ बना ली। बच्चों, हम जब इतना कुछ इन महापुरुषों के बारे में, महानारियों के बारे में सीख चुके हैं, तो क्यों ना इस अध्याय पर आधारित हमारे अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास किया जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, भगिनी निवेदिता का दूसरा नाम क्या था। बच्चों, हमने जाना था कि जब भगिनी निवेदिता भारत आई थी विदेश से, तो इनका जो ओरिजिनल यानी वास्तविक नाम था वो था मार्गरेट नोबेल। यानी कि हम कह सकते हैं भगिनी निवेदिता का दूसरा नाम मार्गरेट नोबेल था। अब चलो चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन की जीवनी से हमें क्या सीख मिलती है। बच्चों, हमने पढ़ा था नागार्जुन महोदय के बारे में और जाना था इनकी जीवनी को। इनकी जीवनी को पढ़ करके हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में आधारित है हमारा ये प्रश्न। तो हम कह सकते हैं कि नागार्जुन की जीवनी से हमें शोध व अध्ययन में निरंतर लगे रहने, कठिन अध्यावसाय करने, देश में फैले मत मतांतरों में समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने की सीख मिलती है। यानी इनके जीवन से जो जो सीख हमें मिली वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखा बच्चों आपने, इन महापुरुषों के जीवन से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता भी है। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, बिना तार के कौन कौन से यंत्र चलते हैं। ऐसे यंत्रों के नाम बताइए जिनमें किसी प्रकार के तार की आवश्यकता नहीं होती। तो हमने देखा है बच्चों, जो विद्युत घंटी है, मोबाइल है या वॉकी टॉकी है, इनमें किसी भी प्रकार के तार हमें दिखाई नहीं देते। यानी ये वो उपकरण हैं जो बिना तार के चलते हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, पेटेंट होता क्या है। हमने जाना था पेटेंट के बारे में। और बच्चों, पेटेंट होता क्या है। देखो बच्चों, जब कोई वैज्ञानिक अपना आविष्कार करता है नया, तो वो ये चाहता है कि ये आविष्कार का लाभ पब्लिक यानी लोगों को मिले, साथ ही साथ मेरा नाम भी होना चाहिए, कोई व्यक्ति मेरे इस आविष्कार की कॉपी यानी नकल ना कर पाए। इसके लिए एक व्यवस्था की गई है जिसे हम जानते हैं पेटेंट के नाम से। और ये पेटेंट करवाया जाता है अपने नए आविष्कार खोजों के द्वारा, यानी उनको पेटेंट करवा लिया जाता है ताकि कोई अन्य व्यक्ति उनकी नकल नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं वैज्ञानिक अपने किए गए आविष्कार को पेटेंट के द्वारा सुरक्षित रखते हैं, जिससे अन्य व्यक्ति उसकी नकल न कर सके। और हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर ली पेटेंट के बारे में। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र बसु ने अपने आविष्कारों का पेटेंट क्यों नहीं कराया। बच्चों, हमने जाना था, पढ़ा था जगदीश चंद्र बसु के बारे में, जिन्होंने अपने द्वारा किए गए आविष्कारों का पेटेंट नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वो एक मानवीयता की एक अखंड सोच रखते थे कि जो ये आविष्कार हैं, वैज्ञानिक आविष्कार हैं, ये सार्वजनिक संपत्ति है, सभी लोगों को इनका प्रयोग करना चाहिए, मैं इन्हें मेरे नाम पर पेटेंट नहीं कराऊंगा। तो हम कह सकते हैं कि जगदीश चंद्र बसु की मान्यता थी कि वैज्ञानिक खोजें सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर किसी का एकाधिकार उचित नहीं है। और यही तो भारतीयता की सोच है, यही तो मानवीय कल्याण की सोच है जो हमें देखने को मिलती है जगदीश चंद्र बसु में। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से सेवा कार्य करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे सेवा कार्य हैं बच्चों जो हमारे द्वारा विद्यालय में किए जाते हैं। जैसे हम कमरों की साफ सफाई का कार्य करते हैं, खेल मैदान की साफ सफाई में भी हमारा योगदान देते हैं। और जब मध्यांतर भोजन होता है यानी MDM या मिड डे मील का आयोजन किया जाता है भोजन अवकाश के दौरान, तो जो छोटे बच्चे हैं हम उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, उन्हें लाइन से बिठाना, उनके पानी की व्यवस्था करना, ये सब वो कार्य हैं बच्चों जो हमारे द्वारा हमारे विद्यालय में किए जाते हैं। इस प्रकार बच्चों आप भी पता करेंगे कि आपके द्वारा विद्यालय में कौन कौन से सेवा कार्य किए गए हैं और उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, यदि आपको विद्यालय से बाहर सेवा करने का अवसर मिले तो आप कौन कौन से सेवा कार्य करेंगे। पिछले प्रश्न में हमने देखा था विद्यालय में हम कौन से सेवा कार्य कर सकते हैं या करते हैं। इसके बाद में बच्चों हमें इस प्रश्न में बताना है कि अगर हमें मौका मिले कि विद्यालय से बाहर आपको सेवा कार्य करना है तो आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम बच्चों विद्यालय से बाहर हम लोगों को पानी पिलाने, पेड़ लगाने, असहाय व नेत्रहीनों को सड़क पार कराने, गरीब
गरीब बच्चों को पढ़ाने आदि का जो सेवा कार्य है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने जाना कि सेवा का कार्य एक ऐसा कार्य है जिसके लिए केवल हमारा मन होना चाहिए, फिर हम कोई भी सेवा का कार्य कर सकते हैं। अब चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है भगिनी निवेदिता भारत क्यों आई थी। हमने अध्याय में जाना था कि स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर के मानव कल्याण के लिए जो भगिनी निवेदिता है वो भारत आई थी और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मान लिया था। तो हम कह सकते हैं कि भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मान लिया तथा वे उनसे प्रभावित होकर के मानव मात्र की सेवा करने के लिए भारत आई थी। और ये स्वामी विवेकानंद का प्रभाव ही था कि एक विदेशी नागरिक होते हुए भी उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत में ही गुजारा लोक कल्याण के कार्यों में। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है क्या आपने कोई सेवा कार्य करने का संकल्प लिया है। बिल्कुल बच्चों, मैंने ये सेवा कार्य करने का संकल्प लिया है कि मैं गरीब बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा और मैं अपने इस संकल्प के प्रति हमेशा सजग रहता हूँ। जहाँ भी मेरी शिक्षा की या मेरी आवश्यकता होती है मैं उपलब्ध हो जाता हूँ। तो उसी प्रकार बच्चों आप भी बताएंगे कि आपके द्वारा कौन सा सेवा कार्य करने का संकल्प लिया गया है और उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है आपने कौन से नाटक देखे हैं। देखते हैं ना हम, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, राजा हरिश्चंद्र के नाटक हो, ऐसे कई सारे नाटक के चित्रांकन हैं, नाटक हैं जिन्हें हम देखते हैं। तो हमें बताना है कि आपने कौन कौन से नाटक देखे हैं तथा इन नाटकों से अपने जीवन में क्या संकल्प आपने लिया है। तो बच्चों मैंने कई सारे नाटक देखे हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र, तारामती, रामायण, महाभारत, इन सब के नाटक मैंने देखे हैं और मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं सदा सत्य बोलूँगा, मैं झूठ कभी भी नहीं बोलूँगा। तो इसी प्रकार बच्चों आप बताएंगे कि आपने कौन कौन से नाटक देखे हैं और उनसे आपने अपने जीवन में क्या संकल्प लिया है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है आपके गांव या शहर में प्रवचन देने कौन कौन आते हैं। और प्रवचन यानी श्रेष्ठ वचन किनके द्वारा दिए जाते हैं, ये संत, मुनि, महात्मा, ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं। और ये कई बार हमारे गांव शहर में आते हैं जिनके प्रवचन को हम सुनते हैं और इनसे हमें कई सारे लाभ होते हैं। हमारे जीवन में अनेक सारे विचार उत्पन्न होते हैं, हम सद्मार्ग की ओर जाते हैं, हमें अच्छी आदतों का विकास होता है। तो इस प्रश्न में बच्चों हमें बताना है कि आपके गांव या शहर में प्रवचन देने कौन कौन आते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों, शहर या गांव में गुरुदेव, संत, महात्मा, ऋषि मुनि, योगी, ज्ञानी, ये सब वो व्यक्ति हैं जो प्रवचन देने के लिए आते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के मन में क्रांति का भाव क्यों आया होगा। बच्चों बिरसा मुंडा के प्रवचनों की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। हमने जाना था ना, उन्होंने आदिवासियों की शिक्षा के लिए कार्य किया, उन्हें जागरूक करने के लिए कार्य किया था कि अरे भाई ये देश तो हमारा है, हम कब तक गुलामी करेंगे। इन सब कार्यों के लिए धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। तो इस वजह से क्या होता है, किसी व्यक्ति ने अंग्रेजों से उनकी शिकायत कर दी, क्योंकि हमने अध्याय में जाना था उस समय शासन किनका था, अंग्रेजों का था। उन्हें पकड़ करके कारावास यानी जेल में डाल दिया गया और उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया। और यहीं से ही बच्चों जेल से जब वो बाहर आए तो उनमें क्रांति का भाव उत्पन्न हो गया था। उन्हें ये लगा कि देश मेरा है और फिर भी मुझे ही कारावास में डाल रहे हैं, ये तो गलत बात है, अब तो क्रांति करनी ही है। और उनके मन में क्रांति का भाव उत्पन्न हो गया था। और हमने जाना था ना अध्याय में बिरसा मुंडा के बारे में विस्तार से। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है आप अच्छे लोगों से क्या क्या सीखते हैं। बच्चों अच्छे लोगों में अनेक सारे अच्छे गुण होते हैं। जब हम उनसे मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं या उनसे वार्तालाप करते हैं तो हमें अनेक सारी अच्छाइयाँ अपने आप उत्पन्न होने लग जाती हैं। हम उनसे कोशिश करते हैं कि उनके जो अच्छे गुण हैं उन्हें सीख लें। जैसे कौन कौन से गुण होंगे, उनमें दया का गुण होता है, परोपकार होता है, सहनशीलता, समाज सेवा, देश सेवा तथा सभी से मिलजुल कर रहना जैसे जो गुण उनके अंदर होते हैं हम वो सब उनसे सीखते हैं। तो देखा बच्चों आपने, जो हमारे गौरव नामक अध्याय है उसमें हमने अनेक सारे महापुरुषों, महान नारियों के बारे में अध्ययन किया और इस अध्याय पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न है उनका अभ्यास भी हमने बड़ी आसानी के साथ किया और अपने ज्ञान को बढ़ा लिया है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।